गुड मॉर्निंग छात्रों। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो कल वाला जो टॉपिक चल रहा था व्यवसाय अध्ययन का प्रबंध फर्स्ट चैप्टर, उसी के आगे हम उसको विस्तृत रूप से आगे और पढ़ेंगे। जो भी आपका कल रह गया था उसको हम पूरा करते थे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था फर्स्ट अध्याय फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था प्रबंध। ठीक है, हमने कल देखा था जैसे प्रबंध प्रबंध के अंतर्गत पहला पढ़े थे अपनी अर्थ, और अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था, और उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी आपको, परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषाएं, इसके बारे में हम और देखेंगे आज। और इसके बाद प्रबंध के उद्देश्य पढ़ेंगे, और उद्देश्य के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है महत्व, इंपॉर्टेंस। ठीक है, महत्व के बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना, वो आएगा प्रबंध की प्रकृति, नेचर, और नेचर के बाद में अपना टॉपिक आएगा क्षेत्र। यानी कुल मिलाकर मैंने कल आपको इसके जो भी पार्ट है वो मैंने आपको शो कर दिए थे बोर्ड पे। तो जो हमारा जो कल टॉपिक हुआ था वो था अर्थ। ठीक है, अब अर्थ के बाद में नेक्स्ट टॉपिक बचता है परिभाषा। देखो, प्रबंध की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने बताई है, अलग अलग राइटरों ने अपने अपने हिसाब से प्रबंध को प्रकट किया है। तो मैं आपको एक परिभाषा बताता हूँ जिस राइटर ने बताया, जिसका नाम था मेरी पार्कर फॉलेट। ये प्रबंध शास्त्री, इन्होंने प्रबंध की एक परिभाषा बताई, और वो परिभाषा क्या थी मैं आपको बताता हूँ। इस राइटर ने प्रबंध की एक परिभाषा बताई जिसका नाम है कि प्रबंध दूसरों से या अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है। अब देखो, कार्य करवाने की कला है। मेरी पार्कर फॉलेट ने प्रबंध की एक परिभाषा बताई। उस परिभाषा को हमने यहाँ पर लिखी, जो आप देखो इसमें, प्रबंध दूसरों से कार्य काम करवाने की क्या कहते हैं, उसको कला कहते हैं। यानी प्रबंध क्या होता है? दूसरों से कार्य करवाने की कला है प्रबंध। मैंने कब बोला था कि प्रबंध के साथ साथ प्रबंध का काम कौन करता है? प्रबंध का कार्य, यानी प्रबंध का कार्य जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? प्रबंधक कहा जाता है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? प्रबंधक कहा जाता है। और ये प्रबंधक अपनी कंपनी में, अपनी संस्था में खुद काम अकेला नहीं करता, ये बल्कि अन्य लोगों से काम करवाता है। अन्य या दूसरे लोगों से क्या करवाता है प्रबंधक? अन्य या दूसरे लोगों से प्रबंधक काम करवाता है। तो वही परिभाषा देखो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। एक प्रबंधक अपनी कंपनी में दूसरे लोगों से क्या करवाता है? काम करवाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रबंधक दूसरे लोगों से काम करवाता है तभी तो उसका उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है ना? तो मेरी पार्कर फॉलेट ने जो परिभाषा बताई वो वास्तव में बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रबंधक अपनी कंपनी के अंदर अन्य व्यक्तियों से काम करवाता है। इसलिए पहली परिभाषा आपकी क्या थी? मेरी पार्कर फॉलेट ने कि प्रबंध दूसरों से काम करवाने की क्या है? कला। चलो हमने पहली परिभाषा, और दूसरी परिभाषा एक और देखते हैं, लॉरेंस एप्ले। देखो, लॉरेंस एप्ले की जो परिभाषा है वो मैं आपको शो कर रहा हूं। एक परिभाषा लॉरेंस एप्ले ने बताया था। लॉरेंस एप्ले की जो परिभाषा थी वो थी अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से
परिणाम, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से, अन्य मतलब उसमें भी कोई जुड़ रहा था दूसरे व्यक्ति, और यहाँ पर भी अन्य व्यक्ति जुड़ रहे हैं। यानी लॉरेंस एवरेट ने अपनी परिभाषा में क्या शो किया, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से क्या प्राप्त करना, परिणाम प्राप्त करना, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। यानी प्रबंध अपनी संस्था के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर दूसरे लोगों से क्या करवाता है, काम करवाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। अब ये दो परिभाषा मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करनी है, ठीक है। अर्थ हो गया, आपका परिभाषा हो गया। उसी के बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक में आता है वो है प्रबंध के उद्देश्य, यानी प्रबंध के ऑब्जेक्ट। प्रबंध के ऑब्जेक्ट जो है, यानी प्रबंध के जो उद्देश्य है, प्रबंध के उद्देश्य जो फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है वो 4 प्रकार के हैं। पहला प्राथमिक उद्देश्य, सेकंड सहायक उद्देश्य, थर्ड पहला प्राथमिक, दूसरा सहायक और थर्ड है व्यक्तिगत उद्देश्य, और फोर्थ उद्देश्य अपना है तो ये प्रबंध के उद्देश्य है 4 प्रकार के, इनको 4 प्रकार से डिवाइड कर रखा है। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा सामाजिक उद्देश्य। इंग्लिश में बोले थे उद्देश्य को प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, पर्सनल ऑब्जेक्ट और सोशल ऑब्जेक्ट। यानी प्रबंध का कार्य प्रबंधक के द्वारा किया जाता है, और एक प्रबंध के 4 उद्देश्य होते हैं जो आपके सामने मैंने लिख दिया। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। अब देखो प्रबंध के उद्देश्य में फर्स्ट जो उद्देश्य होता है वो होता है प्राथमिक उद्देश्य। भाई कंपनी में मैनेजमेंट व्यवस्था क्यों की जाती है, क्या उद्देश्य होता है उसका, यानी अगर अच्छी मैनेजमेंट व्यवस्था होगी तो फायदा क्या होगा उसको। तो देखो प्राथमिक उद्देश्य जो है ना आपके, तो प्राथमिक उद्देश्य में एक तो पहली बात 4 उद्देश्य दे रखे। पहला वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का उचित मात्रा में उत्पादन करना। देखो सबसे पहले कंपनी और संस्था का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कम से कम कॉस्ट पर, यानी कम से कम लागत पर हमारी कंपनी में क्या बढ़नी चाहिए, वस्तुएं व सेवाएं कम से कम कॉस्ट पर, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर कम से कम कॉस्ट मिलेगी तो हमारी कंपनी के लिए कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, प्राथमिक उद्देश्य पूरा होगा। प्राथमिक उद्देश्य के बाद में नेक्स्ट जो उद्देश्य होता है वो होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का उचित मात्रा में वितरण करना। यानी जब वस्तुओं सेवाओं का कम लागत पर अच्छी कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद में उनको उनका जो वितरण होता है, उनका जो एक्सचेंज होता है या उनका जो सेल किया जाता है वो भी कौन सी मात्रा में होनी चाहिए, उचित मात्रा में होनी चाहिए। अब उचित का मतलब वही होता है अच्छी लागत कम कॉस्ट, ठीक है। उचित मात्रा में वस्तुओं का क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। यानी पहली बात प्राथमिक उद्देश्य में पहला क्या आता है, वस्तु और सेवाओं का बढ़िया उत्पादन कम लागत में करना चाहिए। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वस्तुओं व सेवाओं को उचित मात्रा में, सही मात्रा में लोगों को वितरण करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा एक तरीके से फायदा तो हो जाएगा, लेकिन आगे फ्यूचर में वो लोग वापस नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए जो कॉस्ट की रेट है ना वो आपको उचित रखनी पड़ेगी। उचित रखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है या फिर खरीद सकता है।
तो देखो ये चीज एक प्रबंधक को ध्यान रखना चाहिए। जब पूरा मैनेजमेंट बैठा है तो अपनी जो प्राथमिक उद्देश्य में पहले तो वस्तु सेवाओं को बड़े उत्पादन करना चाहिए, सही लागत पर कॉस्ट भी बढ़िया हो, ठीक है, और उसके बाद उचित मात्रा में सही कीमत पर उसको सेल करना चाहिए। तो ये आ जाता है इसमें थर्ड सेकंड में। इसके बाद देखो, इसके बाद एक और है, यानी जो संसाधन है कंपनी के संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना, उचित पारिश्रमिक देना। देखो हमारी कंपनी में जितने भी सोर्सेज होते हैं उचित पारिश्रमिक देना। हमारी कंपनी में जितने भी सोर्सेज होते हैं चाहे वो मानवीय हो चाहे भौतिक हो, अब जब तक उन संसाधनों को हम एक तरीके से सही तरीके से नहीं रखेंगे या सही तरीके से कुछ नहीं रखेंगे एक तरीके से, तो ये बताओ आप लोग को सही उत्पादन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। समझ में आ गया? यानी जो संसाधन है मानवीय हो चाहे भौतिक हो, उनको टाइम टाइम पर मोटिवेट करना, उनका ध्यान रखना, एक तरीके से वो क्या होता है संसाधनों का उचित पारिश्रमिक, ठीक है ना। एक लास्ट उद्देश्य हमारा और बचा है, ऊपर लिख देता हूं। अगला जो उद्देश्य आता है प्राथमिक उद्देश्य का लॉस है, वो फोर्थ उद्देश्य है उचित मात्रा में, उचित मात्रा में, उचित वही है सही मात्रा में लाभ अर्जन करना, लाभ अर्जन करना, उचित मात्रा में लाभ अर्जन करना। देखो जो मैं टॉपिक लिखा रहा हूं आपकी बुक में मिल जाएंगे, आपकी बुक में बीओ की बुक में जो 12th क्लास की कॉमर्स है उसमें देखना उद्देश्य कितने होते हैं, प्राथमिक, सहायक, व्यक्तिगत और सामाजिक। उस सामाजिक और प्राथमिक उद्देश्य में 4 उद्देश्य अलग से दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट मैंने आपको तीनों को तो पहले करवा दिया। इसके बाद जो चौथा है वो है उचित मात्रा में लाभ अर्जन करना। देखो एक प्रबंधक का ये भी उद्देश्य बढ़ता है कि जब सही उत्पादन किया जा रहा है, सही वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है और सही संसाधनों का ध्यान रखा जा रहा है, तो प्रबंधन का एक उद्देश्य और बढ़ता है प्राथमिक में, वो है उचित मात्रा में लाभ कमाना, क्योंकि लाभ है तो तभी कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो उचित मात्रा में लाभ कमाना भी कंपनी का कौन सा उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है। अगर कंपनी उचित मात्रा में लाभ नहीं कमाएगी तो कंपनी की कोई वैल्यू आगे नहीं रह पाएगी या कंपनी का कोई अस्तित्व आगे नहीं रह पाएगा। इसलिए प्रबंधन का जो अगला उद्देश्य होता है वो है उचित मात्रा में लाभ अर्जन करना या प्राप्त करना या रिसीव करना। बिना लाभ के कोई भी कंपनी आगे सफलता या अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती है। तो आपका एक उद्देश्य कंप्लीट हो गया, कौन सा, प्राथमिक उद्देश्य। देखो प्रबंध के उद्देश्य चल रहे, उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य कंप्लीट हो गया, प्राथमिक उद्देश्य। 4 उद्देश्य होते हैं प्रबंध के, कितने उद्देश्य होते हैं, 4 उद्देश्य होते हैं प्रबंध के। फर्स्ट प्राथमिक उद्देश्य जो मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट उद्देश्य आपका मैंने पूरा करवा दिया है। उसके बाद हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो है सेकंड उद्देश्य, कौन सा, सहायक उद्देश्य। देखो प्रबंध के उद्देश्यों में सहायक उद्देश्य क्या होते हैं। अब एक कंपनी होती है या कंपनी या संस्था होती है, उस कंपनी या संस्था में 2 तरीके के संसाधन होते हैं। 2 तरीके के क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। पहला भौतिक और दूसरा मानवीय। यानी संस्था कोई सी भी हो, प्रत्येक संस्था में 2 तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है, भौतिक और मानवीय। भौतिक संसाधन जो होते हैं ना कंपनी के लिए, तो भौतिक संसाधनों में देखो मशीन होती है कंपनी की, फर्नीचर होता है, प्लांट होता है,
और भूमि होती है। तो ये जितने भी संसाधन है कंपनी के, वो कौन से संसाधन होते हैं, या फिर और मान लो कंप्यूटर हो सकता है और बाकी के और भी कुछ अलग एक्स्ट्रा चीजें जो भौतिक रूप से होती है, टेबल कुर्सियां भी भौतिक संसाधन होते हैं। तो भौतिक संसाधन जो भी चीजें होती है जैसे मशीन, फर्नीचर, प्लांट, भूमि, ये जितने भी भौतिक संसाधन होते हैं वो भी कंपनी की वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है। इसके अलावा कई संसाधन और है, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में कौन आते हैं? उद्यमी आते हैं, प्रबंधक आते हैं, कर्मचारी आते हैं, या जितने भी मानव जो कंपनी के साथ संबंध रखते हैं या कंपनी के प्रॉफिट में भागीदारी बढ़ते हैं या फिर कंपनी को संचालन में भागीदार बनते हैं, वो जितने भी संसाधन होते हैं मानवीय, वो सारे मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि उद्यमी है, प्रबंधक है और कर्मचारी है। देखो सहायक उद्देश्य मैं आपको समझा रहा था। सहायक उद्देश्य प्रबंध के 4 उद्देश्य होते हैं, जिसमें सेकंड उद्देश्य हमारा सहायक उद्देश्य चल रहा है। सहायक उद्देश्य का टॉपिक जो है मैं वो समझा रहा हूँ आपको। तो सहायक उद्देश्य में देखो प्रबंध के 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, भौतिक और मानवीय। तो प्रबंध का क्या उद्देश्य बढ़ता है सहायक में, कि जितने भी संसाधन है चाहे वो मानवीय हो चाहे भौतिक हो, उन संसाधनों को सही समय एवं उचित स्थान पर, सही समय एवं उचित स्थान पर उनका क्या करना, उपयोग करना। क्योंकि कंपनी के संसाधन अहम होते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो मानवीय हो, क्योंकि कंपनी इन दोनों संसाधनों के बिना कभी भी चल नहीं सकती या कंपनी का परिचालन नहीं हो सकता है। तो कंपनी के जो इंपॉर्टेंट जो संसाधन होते हैं वो भौतिक और मानवीय दोनों ही होते हैं, और दोनों संसाधनों को सही समय पर उचित उचित स्थान पर उनका क्या करना, उपयोग करना। सही समय पर उचित स्थान पर उनका क्या करना, उपयोग करना। वो कौन सा उद्देश्य होता है? सहायक उद्देश्य होता है प्रबंध का। पहला उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य में मैंने आपको क्या बताया था? प्राथमिक उद्देश्य में मैंने बताया था कि कंपनी को उचित मात्रा में वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए, और सेकंड उद्देश्य में मैंने आपको बोला था फिर उसके बाद में कि कंपनी को वस्तु व सेवाओं का उचित मात्रा में वितरण करना चाहिए और लाभ अर्जन करना चाहिए। ये तो थे हमारे प्राथमिक उद्देश्य। और जो सहायक उद्देश्य है, सहायक उद्देश्य क्या कहते हैं कि कंपनी को भौतिक और मानवीय संसाधनों को सही समय पर उचित स्थान पर क्या करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इसी में एक उद्देश्य और आता है कि कंपनी के जो संसाधन है उनकी क्वालिटी बरकरार रखना, उनकी गुणवत्ता बरकरार रखना। क्योंकि अगर हम संसाधनों को समय समय पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो उद्देश्य है प्राथमिक को कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा, या हमारा सहायक उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो सहायक उद्देश्य जो होते हैं ना, वो कौन से उद्देश्य को मदद करते हैं? प्राथमिक उद्देश्य। किसको प्राप्त करने में मदद करते हैं? प्राथमिक उद्देश्यों को। यानी प्राथमिक उद्देश्य किस पर डिपेंड होता है? सहायक उद्देश्य पर। अगर सहायक उद्देश्य सही तरीके से प्राप्त कर रहे हैं तो हमारा प्राथमिक उद्देश्य आसानी से क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो सीधे सीधा कहना कि सहायक उद्देश्य जो होते हैं ना, वो प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। आपके 2 उद्देश्य मैंने कंप्लीट करवाए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर मुझे इसमें कमेंट में आप लिख सकते हो कि सर ये टॉपिक समझ में, मैं वापस आपके नेक्स्ट क्लास में आपको उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो प्रबंध के 4 उद्देश्य में से हमारे प्रबंध के उद्देश्य में जो 4 थे उनमें से मैंने 2 आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। और नेक्स्ट जो चल रहा है वो तीसरा है। तीसरा उद्देश्य क्या है? मानवीय उद्देश्य। प्रबंध का कौन सा उद्देश्य है? मानवीय उद्देश्य। देखो मानवीय उद्देश्य क्या होता है? हमारी जो भी संस्था या कंपनी होती है उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि उद्यमी,
कर्मचारी, प्रबंधक। तो ये लोग कौन से, ये लोग कौन होते हैं? मानव। और इसी से हमारा कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? मानवीय उद्देश्य। देखो हमारे मैनेजमेंट को, हमारे प्रबंधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कंपनी में जो योगदान दे रहे हैं वो कौन कौन लोग हैं? उद्यमी है, कर्मचारी और प्रबंधक है। अगर हम इनको सही समय पर या एक तरीके से इन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जाएगा, यानी उद्यमी, कर्मचारी और प्रबंधक इन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जाएगा, तो ये प्रबंधक को कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देंगे। इसलिए ये जरूरी है कि प्रबंधक के साथ जो मानव जुड़े होते हैं, जैसे कि उद्यमी, कर्मचारी और प्रबंधक, तो प्रबंधक को इनका ख्याल रखना चाहिए, इनका आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। अगर प्रबंधक इनके आकांक्षाओं को पूरा कर देता है तो कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाता है? मानवीय उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब देखो प्रबंधक को इनको क्या क्या करना चाहिए? इन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, इन लोगों को अच्छा प्रतिफल देना चाहिए, इन लोगों को अच्छी सैलरी देनी चाहिए, इन लोगों को अच्छी बोनस देना चाहिए, इन लोगों को अच्छा भत्ता देना चाहिए। अरे ये सब इन लोगों को मिलेगा तो प्रबंधक का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? मानवीय उद्देश्य। और ये जो लोग हैं मानवीय उद्देश्य पूरा करेंगे। तो मानवीय उद्देश्य किसका होता है? प्रबंधक का होता है। तो प्रबंधक के 3 उद्देश्य हमने कंप्लीट कर दिए। पहला प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य और तीसरा जो उद्देश्य था वो था कौन सा? ये वाला मानवीय उद्देश्य। तो प्रबंधक के टोटल 4 उद्देश्य थे, 3 कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट जो उद्देश्य हमारा जो बचता है वो है सामाजिक उद्देश्य। अब सामाजिक उद्देश्य को देखो, इसको हम डिटेल से समझते हैं। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आप एक चीज समझ में आ रही है, इसमें समाज, क्योंकि समाज या सोसाइटी वो भी तो प्रबंधक का भाग होती है, वो भी तो कंपनी का पार्ट होता है या वो भी संस्था का पार्ट होती है। यानी सोसाइटी की किसकी भागीदार होती है? कंपनी। देखो कैसे? क्योंकि समाज या सोसाइटी एक प्रबंधक को क्या देती है? एक प्रबंधक को बिजली, पानी या फिर और भी कई संसाधन, अन्य संसाधन एक प्रबंधक को, एक कंपनी को समाज से क्या क्या प्राप्त होता है? बिजली, पानी या अन्य संसाधन। तो प्रबंधन का ये उद्देश्य बढ़ता है कि हम सोसाइटी के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर उनका यूज कर रहे हैं, तो उन संसाधनों को ये तो है ही नहीं कि हम उसको एक साथ ही खत्म कर दें या फिर उनको बेकार में इस्तेमाल करें। नहीं, हमारे प्रबंधन का उद्देश्य बढ़ता है कि समाज से जो संसाधन प्राप्त होते हैं उनका सही तरीके से, उचित मात्रा में और सही समय पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वेस्टेज उनको नहीं करना चाहिए, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे अन्य सोर्सेज हो कंपनी के। इन सभी संसाधनों का उचित मात्रा में प्रबंधक को क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रबंधक इन सभी संसाधनों को उचित मात्रा में प्रयोग करेगा तो कौन सा उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा? हमारा सामाजिक उद्देश्य। तो प्रबंधक के जो 4 उद्देश्य थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें। पहला प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य, तीसरा मानवीय उद्देश्य और चौथा सामाजिक उद्देश्य। तो प्रबंधक के कितने उद्देश्य हैं? 4 उद्देश्य होते हैं, प्राथमिक, सहायक, मानवीय और सामाजिक। प्राथमिक उद्देश्य में एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। प्राथमिक उद्देश्य में सही कीमत पर वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करना, फिर उनका सही उचित मात्रा में वितरण करना और लाभ कमाना, ये तो किसमें आ जाता है? प्राथमिक उद्देश्य में आ जाता है। उसके बाद मैंने सहायक उद्देश्य बताया था कि कंपनी में जितने भी संसाधन होते हैं उनका ढंग से उपयोग करना, सही स्थान पर सही समय पर उपयोग करना, वो कौन सा उद्देश्य है? सहायक उद्देश्य होता है। मानवीय उद्देश्य में मैंने आपको बोला था कि प्रबंधक, कर्मचारी, उद्यमी संस्था के व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, तो प्रबंधकों को उनकी उचित मात्रा में सैलरी वगैरह बोनस भत्ता उपलब्ध कराना कौन सा उद्देश्य कंप्लीट होता है? मानवीय उद्देश्य होता है। प्रबंधक का उद्देश्य होता है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का मतलब ये होता है कि कंपनी में
कंपनी सोसाइटी के संसाधनों का यूज करती है, कंपनी समाज के संसाधनों का प्रयोग करती है। तो उन संसाधनों को सही ढंग से प्रयोग करना तथा समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी सामाजिक उद्देश्य में आता है। और एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना, पर्यावरण को सही रखना, स्वच्छ रखना, ये भी कौन सा उद्देश्य में आता है? सामाजिक उद्देश्य में। तो इस प्रकार जो हमारे 4 उद्देश्य है ना प्रबंध के, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये उद्देश्य समझ में आएंगे। देखो, मैंने आपको जो अपनी क्लास रख रही थी कल से, उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया? कल से जो हमारी क्लास लग रही थी उसमें मैंने आपको प्रबंध, मैंने आपको उस क्लास में देखो अर्थ बताया, लॉरेंस जेपलिन, पेरी पार्कर, फॉलेट की परिभाषा बताई, प्रबंध के उद्देश्य बताए। हमारे जो 3 टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य। तो फर्स्ट चैप्टर में जो अर्थ मैंने आपको बताया, परिभाषा बताई और उद्देश्य बताया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रबंध के क्षेत्र, क्योंकि ये भी हमारे फर्स्ट टॉपिक का पार्ट है, प्रबंध के क्षेत्र। तो पहले हम इस क्षेत्र को पढ़ते हैं कि प्रबंध के कौन कौन से